अपने बिजनेस नेटवर्क में व्यावसायिक संपर्क बनाना ABCD जितना आसान है। नेटवर्किंग के मामले में आपकी छोटी छोटी बातों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। नज़रिया, ब्रांड और क्रिएटिविटी तो बस शुरुआत है। चाहे आप नेटवर्किंग के मामले में नौसिखिए हों या अनुभवी, ये ऑडियो बुक आपको ये सोचने के लिए प्रेरित करेगी कि आप अपने ग्राहकों, संभावित ग्राहकों और अपने व्यावसायिक समुदाय के अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे नेटवर्क बनाने में एकाग्रता, लगन और संकल्प की आवश्यकता होती है। क्रिएटिविटी बहुत मायने रखती है। लोगों से फॉलो अप करना कितना महत्वपूर्ण है कि इसे अपने रोज़ाना की जीवन शैली में आपको शामिल करना चाहिए। मेरा नाम है साहिल बिश्नोई और आप मुझे सुन रहे हैं बुक्स एंड कोट्स पर। आज जो ऑडियो बुक मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ उसका शीर्षक है नेटवर्किंग के सरल सिद्धांत और इसे लिखा है थॉम सिंगर ने। थॉम सिंगर एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक है जिन्हें 25 से ज़्यादा सालों का नेटवर्किंग का तजुर्बा है। तो उन्होंने अपना सारा अनुभव इस किताब में डाला है। यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक नेटवर्किंग के सरल सिद्धांत। सबसे पहले शुरुआत होती है यानी एटीट्यूड से, नज़रिया। सकारात्मक नज़रिए का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग गिलास को आधा भरा हुआ देखते हैं वे हमेशा शिकायत करने वालों से बेहतर स्थिति में होते हैं। आमतौर पर लोग ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनसे मिलकर उन्हें अच्छा महसूस हो, जिनका नज़रिया उत्साही हो और जो समस्याओं के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। जो लोग हमेशा रोते रहते हैं उन्हें देखकर चिढ़ होने लगती है। कॉमेडियन बिल माहर इसकी एक अच्छी मिसाल है। जब वे कॉमेडी सेंट्रल टेलीविज़न शो पॉलिटिकली इनकरेक्ट की मेज़बानी करते थे तो उन्हें टेलीविज़न का सबसे मज़ेदार शख्स माना जाता था। उनमें ये ज़बरदस्त काबिलियत थी कि वे अपनी व्यंग्यात्मक छिंटाकशी से वॉशिंगटन के किसी भी व्यक्ति को धो डालते थे। उनका उद्देश्य हंसना हंसाना था और उनकी असल राय पृष्ठभूमि में ही रहती थी। मगर 2007 में उनका हास्य बोध इस बात पर केंद्रित हो गया कि वे राष्ट्रपति से कितना चिढ़ते हैं। अब वे पहले जितने मज़ेदार नहीं रहे क्योंकि उनके मजाक अब आलोचनात्मक और ओछे हो गए थे। हर ऑफिस में थोड़े बहुत नकारात्मक लोग होते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वे कौन हैं। मान लें आपने कैंसर का इलाज खोज लिया है तो भी वे आपसे सवाल करेंगे, पूछेंगे लेकिन डायबिटीज़ का क्या हुआ, आप उसे तो ठीक नहीं कर पाए हैं ना। इन लोगों के पास शायद ही कभी कोई समाधान होता है। अक्सर ऐसा होता है कि बेहतर करियर अवसर इनके नज़दीक से गुजर जाते हैं। इसका कारण सिर्फ इतना सा होता है कि कोई भी ये नहीं चाहता कि वे उसे नीचे घसीटें। बहरहाल ऐसे नकारात्मक लोग अपनी प्रगति की कमी के लिए खुद के बारे में सोचने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ने लगते हैं। सकारात्मक नज़रिया वाले लोग लाख गुना बेहतर होते हैं और वे अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के तरीके खोजते हैं। ध्यान रखें, यदि आप उजले पक्ष की तलाश करते हैं और समाधान सुझाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इससे आपको हमेशा लाभ होगा। अवसर खुश मिजाज लोगों के पास ज़्यादा आते हैं। ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन अपने नज़रिए को आप हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए सकारात्मक नज़रिया ही चुनें। B यानी ब्रांड। कोका कोला का एक ब्रांड है, नाइकी का एक ब्रांड है, आपका भी एक ब्रांड है। ये सच है। पुराने ज़माने में पशुओं को दाग दिया जाता था ताकि चारागाह में चारा चारते झुंड में उन्हें कोई भी आसानी से पहचान सके। यही आपके बारे में सच है। आपने अब तक जो कुछ भी कहा और किया है वह सब आपके ब्रांड का हिस्सा है। आपके अतीत के कार्यों और शब्दों से ही तय होता है कि दूसरे आपको किस तरह देखते हैं। नज़रिए की तरह ही व्यावसायिक समुदाय में आपकी छवि भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपके सामने आने वाले अवसरों पर फर्क पड़ता है।
बड़े कॉरपोरेशन अपने ब्रांड को मजबूत बनाने और मजबूत बनाए रखने में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। कई लोग ब्रांड मैनेजर्स के रूप में आजीविका कमाते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बाहरी जगत में सकारात्मक छवि बनाने से मूल्य में वृद्धि होती है, जिसे नापा जा सकता है। बहरहाल, आम लोग अक्सर इस बात को नज़रअंदाज कर जाते हैं कि अपने स्वयं के ब्रांड का प्रबंधन करना कितना महत्वपूर्ण है। आपको हमेशा पेशेवर अंदाज में व्यवहार करना चाहिए और इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप दबाव में किस तरह काम करते हैं। इसके 2 उदाहरण हैं। जॉन एक अकाउंटेंट है और मानता है कि उसका स्टाफ उसकी कद्र करता है। उसके इरादे नेक रहते हैं, लेकिन काम के बोझ तले दबे होने पर वह चिड़चिड़ा और अतार्किक हो जाता है। उसकी छवि एक तुनक मिजाज व्यक्ति की है जिसके साथ काम करना मुश्किल है। उसकी यह छवि इसलिए बनी क्योंकि उसने अपने ब्रांड की ओर ध्यान नहीं दिया और कंपनी के भीतर तथा बाहर अपनी छवि कलंकित होने दी। दूसरा है जेफ वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले सेल्स प्रोफेशनल्स की टीम का प्रबंधन करता है। प्रबंधक बनने से पहले जेफ ने कंपनी के लिए बरसों तक सामान बेचा है, इसलिए वह अच्छी तरह जानता है कि उसके अधीनस्थ हर दिन किन मुश्किलों का सामना करते हैं। स्थिति चाहे कैसी भी हो, वह हर दम शांत रहता है और अपने साथियों की मदद करने को तैयार रहता है। किसी भी तरह की प्रतिक्रिया करने से पहले वह स्थिति के सारे पहलुओं को देखने की कोशिश करता है और अपने साथ काम करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाता है। फलस्वरूप जेफ की पहचान टीम खिलाड़ी के रूप में बन गई है और ये उसका ब्रांड है। अपने ब्रांड को बेहतर बनाने के लिए आप ये 7 चीज़ें कर सकते हैं। पहला है, दूसरों के साथ सम्मान से पेश आएं। दूसरा, व्यावसायिक और स्वयंसेवी संगठनों में स्वेच्छा से शामिल हों। तीसरा, नियोक्ता के लिए बेहतरीन काम करें। चौथा, दूसरों को मार्गदर्शन दें। पांचवा, सार्वजनिक संभाषण की काबिलियत बढ़ाएं। छठा, व्यावसायिक पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखें। सातवां, अपने नेटवर्क में शामिल लोगों का व्यवसाय बढ़ाने के लिए रेफरल्स प्रदान करें। सिर्फ यही मायने नहीं रखता कि आप कामकाज में कैसा प्रदर्शन करते हैं, आपका दिन प्रतिदिन का व्यवहार भी मायने रखता है। एक रूपता ही एक मजबूत ब्रांड विकसित करने की कुंजी है। आपके कार्य इतनी जोर से बोलते हैं कि मैं आपकी कही बात नहीं सुन पाता हूँ। आपके ब्रांड को स्थापित करने के संदर्भ में ये कथन पूरी तरह सच है। आपको दरअसल पता ही नहीं होता कि लोग आपको कितने गौर से, कब और कैसे देख रहे होते हैं। सी यानी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। बेस्ट सेलिंग लेखक टॉम पीटर्स ने इस बारे में बहुत खूब कहा है। आप या तो अलग होते हैं या फिर विफल होते हैं। यदि आप प्रतिस्पर्धाओं से अलग दिखना चाहते हैं तो रचनात्मकता अनिवार्य है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ अच्छा काम करना ही काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल आज के दौर में अच्छा काम तो किसी क्षेत्र में दाखिल होने की एंट्री फीस मात्र है। दूसरों से हटकर नज़र आने के लिए इस बात पर गौर करना ज़रूरी है कि आपके उद्योग के बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद उनसे कुछ भिन्न करें। कई वर्ष पहले एक क्षेत्रीय कानून फर्म ने अखबारों में एक नए प्रकार का विज्ञापन दिया जिसमें मैनेजिंग पार्टनर का बुलडॉग दिखाया गया था। इससे पूरे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित हुआ। ये इतना चतुराई भरा विज्ञापन था कि कानूनी उद्योग के भीतरी और बाहरी लोगों में इस कंपनी की पहचान बन गई और लोग इसके मैस्कॉट को भी पहचानने लगे। प्रतिस्पर्धाओं की प्रतिक्रिया क्या थी? दर्जनों कानूनी कंपनियों ने इसका अनुसरण करते हुए तुरंत अपने विज्ञापनों में पशुओं का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक कंपनी ने घोषणा की कि वह अपने विज्ञापन कुछ अलग हटकर देना चाहती है। इस कंपनी ने अपने प्रचार अभियान में मैनेजिंग पार्टनर की बिल्ली को पेश कर दिया। नकल में अकल के इस्तेमाल के लिहाज से ये कैसा रहा? नकल करने का
या अनुसरण करने भर से लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं होगा। रचनात्मकता के अंक केवल नए विचार वाले लोगों को ही पुरस्कार में दिए जाते हैं। जिन कानूनी कंपनियों ने पालतू पशुओं के विज्ञापन बाद में दिए, उन्हें नकलची मानकर नज़रअंदाज कर दिया गया। रचनात्मकता केवल यहीं तक सीमित नहीं रहती कि आप कैसे विज्ञापन देते हैं, ये तो आपके और आपकी कंपनी के हर प्रकार के सार्वजनिक व्यवहार पर लागू होती है। अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार के नए तरीके खोजें, जिनकी बदौलत वे आपको हमेशा याद रखें। एक सफल सेल्स पर्सन ग्राहकों को ब्रॉडवे के शोज़ में नियमित रूप से लाता है। वह शो की सीडी उन्हें पहले से ही भेज देता है। गौर करें, टिकट तो बहुत सारे सेल्स के लोग भेजते हैं, लेकिन उनमें से कितने संगीत का तोहफा भी भेजते हैं। लोग किसे याद रखेंगे? तो इसलिए रचनात्मकता को प्राथमिकता दें, कुछ अलग करें। डी यानी डिटर्मिनेशन, संकल्प। संकल्प बड़ी ही अहम चीज़ है। ये उस समीकरण का हिस्सा है जिससे पेशेवर संपर्कों का मजबूत नेटवर्क बनता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि पेशेवर संपर्कों से, अच्छे नेटवर्क से आपका कारोबार बढ़ता है और बढ़ता रहता है। सच्चे संपर्क बनाने में समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि आप यह मानते हैं कि नेटवर्किंग अपने आप हो जाती है, तो आपको या तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा या फिर बहुत कमज़ोर परिणाम मिलेंगे। व्यावसायिक संबंध बनाने, बढ़ाने और बनाए रखने के लिए समर्पण के साथ साथ संकल्प की भी ज़रूरत होती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप केवल फुर्सत के दिनों में करें। नेटवर्किंग पार्ट टाइम काम नहीं है। लोग प्राय मुझसे पूछते हैं कि 10 साल तक संपर्क बना लेने के बावजूद मैं नेटवर्किंग कार्यक्रमों में हिस्सा क्यों लेता हूँ। वे सोचते हैं कि मैं पहले ही पर्याप्त लोगों को जानता हूँ। बहरहाल, मैंने सफल नेटवर्क बनाने की सतह को खुरचना भी शुरू नहीं किया है। ये एक आम गलत धारणा है कि जब आप अपना ब्रांड बना लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी बुनियादी नेटवर्किंग गतिविधियों को धीमा कर सकते हैं या पूरी तरह छोड़ सकते हैं। देखिए, जो दिखता नहीं है वह दिमाग से बाहर हो जाता है। जाहिर है, बहुत अधिक थकान से बचने के लिए आपको अपनी गति सही रखनी चाहिए। सप्ताह में 1-2 रातों को नेटवर्किंग पर ध्यान केंद्रित करें। बाकी रातें अपने परिवार के साथ बिताएं, अपने मित्रों के साथ बाहर घूमें या जिम जाएं। वैसे नेटवर्क बनाना मैराथन दौड़ने जैसा है। इसमें फिनिशिंग लाइन तक तेज़ी से दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती। नेटवर्क्स रातों रात नहीं बनाए जा सकते। कैरोल एक छोटे व्यवसाय की मालकिन थी। वह नेटवर्किंग में बड़ी माहिर है। वह अपने उद्योग में स्थानीय और राष्ट्रीय पहचान बना चुकी है। इसके अलावा वह विभिन्न संगठनों की कई समितियों और बोर्ड्स में भी रह चुकी है। उसने जितनी अधिक नेटवर्किंग की, उसे उतने ही अधिक अवसर मिलते चले गए, जैसा आमतौर पर होता है। उसने अपना बहुत लाभदायक व्यवसाय बेच दिया और पुराने सपने को साकार किया, कलाओं के लिए चंदा इकट्ठा करना। हालांकि कैरल करियर में इतना बड़ा परिवर्तन करने को लेकर घबरा रही थी, लेकिन उसे विश्वास था कि पेशेवर संपर्कों का व्यापक नेटवर्क उसे नए क्षेत्र में सफलता दिलाएगा, और यही हुआ। उसके प्रमुख दानदाता उसी नेटवर्क का हिस्सा थे जो उसने अपने पुराने व्यवसाय में बनाया था। लेकिन उसने अपना दायरा यहाँ तक सीमित नहीं रखा। वह अपना ही नेटवर्क को बढ़ाती चली गई। वह ये बात समझती है कि संबंध आज और आने वाले समय में उसके व्यवसाय के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। नेटवर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, संकल्पवान बने और बने रहें। ई से इवेंजलिस्ट यानी कि प्रचारक। अपनी पुस्तक द ह्यूमन फैब्रिक में बिजोय गोस्वामी बताते हैं कि संसार में केवल 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं: विजेता, संबंध निर्माता और प्रचारक। वे इनमें से प्रत्येक व्यक्ति की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताते हैं और इसके बाद दावा करते हैं कि प्रचारक चीज़ों को घटित कराते हैं। उनकी बात सही है। प्रचारक हर सुनने वाले को बता देते हैं कि वे किन चीज़ों को अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं।
उनमें अपने आसपास के लोगों को खुद की बात का यकीन दिलाने और उन्हें राजी करने की ज़बरदस्त काबिलियत होती है। हम उनका अनुसरण करना चाहते हैं, हम सफल होने में उनकी मदद करना चाहते हैं। प्रचारकों का व्यक्तित्व इतना जादुई होता है कि लोग उनके सामने कतारबद्ध हुए बिना नहीं रह सकते। गोस्वामी बताते हैं कि प्रचारकों ने संसार को बदल दिया है क्योंकि उन्हें स्वयं से बड़े किसी उद्देश्य में गहरा विश्वास था। उनके उदाहरणों में रोनाल्ड रीगन, स्टीव जॉब्स, मार्टिन लूथर किंग और जनरल चार्ल्स पैटन के नाम शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति में जुझारू जोश था जिसने उन्हें महान सफलता हासिल करने की दिशा में प्रेरित किया। उन्होंने अपना अनुसरण करने के लिए दूसरों को प्रेरित किया और फलस्वरूप उन्होंने भविष्य को बदल दिया। यदि आप अपने संसार को बेहतर स्थान बनाना चाहते हैं तो आपको कभी अपनी रफ्तार धीमी नहीं करनी चाहिए, कभी पराजय स्वीकार नहीं करनी चाहिए और कभी यकीन करना नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप नेटवर्क बनाने के बारे में गंभीर हैं तो संकोच करने या शर्माने से काम नहीं बनता। प्रचारक बने और अपने अनुयायियों का दल बनाएं जो आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद करें। F यानी कि फॉलो अप करें। किसी के साथ बिजनेस कार्ड्स का आदान प्रदान करने का यह अर्थ नहीं है कि वे अपने आप आपके नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। किसी व्यक्ति को जानने और सचमुच किसी के नेटवर्क में शामिल होने में फ़र्क होता है। किसी के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने के लिए कई आपसी मुलाकातों की आवश्यकता होती है। आपको उनके व्यवसाय के बारे में समझना होता है ताकि आपको यह जानकारी मिल सके कि उनका आदर्श ग्राहक कौन हो सकता है। उन्हें भी आपके बारे में यही चीज़ समझनी होती है। प्राय लोग किसी नए व्यावसायिक संपर्क से मिलने के बाद उसे अपने डेटाबेस में तो शामिल कर लेते हैं, लेकिन अगले कदमों को नज़रअंदाज कर देते हैं। नेटवर्किंग पूरी तरह से फॉलो अप में निहित है। यदि किसी व्यावसायिक कार्यक्रम में आप किसी से मिलें या बातचीत करें तो सबसे अच्छा काम ये है कि कुछ दिनों बाद ईमेल, फ़ोन कॉल या हाथ से लिखी चिट्ठी के जरिए फॉलो अप करें। ये सामने वाले को अपनी याद दिलाने का एक तरीका है। इससे आपको यह अवसर मिलता है कि आप अगला कदम उठा सकें, यानी सामने वाले को लंच या किसी अन्य व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकें। ध्यान रखें, किसी को अपने नेटवर्क का बहुमूल्य हिस्सा बनाने के लिए आपको 7 से 10 रूबरू मुलाकातों की ज़रूरत होती है। यदि मुलाकातों की संख्या इससे कम है तो सामने वाला बस आपके परिचित की श्रेणी में आता है। यदि आप सक्रियता से फॉलो अप करते हैं तो वे अधिक तेज गति से आपके नेटवर्क में शामिल हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि आप यह इंतज़ार करते रहते हैं कि सामने वाला आपसे संपर्क करे तो हो सकता है कि आप लंबे समय तक इंतज़ार ही करते रहें। चूँकि फॉलो अप करने से ही संबंध बनता है, इसलिए इसके प्रकारों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। आगामी नेटवर्किंग कार्यक्रमों में मिलते रहने से बेहतर ये है कि किसी के साथ बैठकर डिनर लें या गोल्फ का एक राउंड खेलें। बहरहाल, इस तरह की मुलाकातों के लिए आपको योजना बनानी होती है और टाइमिंग भी सही रखनी होती है। आपको ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत भी होती है कि सामने वाला भी संबंध को आगे बढ़ाना चाहता है। कई मायनों में व्यावसायिक संबंध बनाना डेटिंग करने जैसा होता है। संभावित जीवन साथी से पहली मुलाकात में ही कोई उसके सामने विवाह का प्रस्ताव नहीं रख देता है। इसके बजाय वह उससे दोबारा मिलने के विभिन्न अवसरों की तलाश करता है और धीरे धीरे साझा अनुभवों का निर्माण करता है। यही नेटवर्किंग के बारे में भी सही है। छोटी मुलाकातों से शुरुआत करना अच्छी नीति है। कॉफ़ी या लंच पर मिलने में समय कम लगता है। अपनी दिनचर्या में लोगों के फॉलो अप को प्राथमिकता दें। जी, गेम प्लान। पेशेवर लोग अक्सर बिना किसी गेम प्लान के ही अपनी नेटवर्किंग, मार्केटिंग, व्यावसायिक विकास, जनसंपर्क और ब्रांडिंग करते हैं। यदि आप परिणाम पाना चाहते हैं तो आपको यह जान लेना चाहिए कि सफलता की तस्वीर कैसी होती है।
यदि आपको पहले से ही पता ना हो कि आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास कोई पैमाना ही नहीं होता जिस पर आप परिणामों को माप सकें। ऐसा करने के लिए आपको योजना बनाने का समय निकालना पड़ता है और फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में सोचना होता है। टिम हैडन एक अनुभव आधारित मार्केटिंग कंपनी के सीईओ हैं। उनके ग्राहकों के लिए सफलता का सटीक अर्थ क्या है, ये जानने को वे बेहद महत्वपूर्ण समझते हैं। टिम के अनुसार इसका अर्थ पहले से यह जानना है कि कंपनी या व्यक्ति बाजार के शोर के ऊपर कैसे उठे ताकि जनता उस पर ध्यान दे। टिम की वेबसाइट में लिखा है, गेम प्लान मार्केटिंग एंड इवेंट्स एक अनुभव आधारित मार्केटिंग एजेंसी है जो ऐसी रणनीतियां बनाती और कार्यान्वित करती है जहां ब्रांड्स एकीकृत मार्केटिंग व्यवहारों तथा घटनाओं के जरिए सकारात्मक तथा आकलन करने लायक परिणाम हासिल करते हैं। हमारे हर ग्राहक के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों के संदर्भ में हम विजेता अभियान और कार्यक्रम बनाते हैं जो मांग विकसित करते हैं, लोकप्रियता बढ़ाते हैं और जागरूकता का निर्माण करते हैं। टिम और उनकी टीम केवल उन्हीं ग्राहकों के साथ काम करते हैं जो स्पष्टता से ये बता सकते हैं कि वे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कई कंपनियां कार्यक्रम, पार्टियां और अन्य अनपेक्षित अनुभवों का आयोजन करती है, लेकिन उनमें से कुछ यह पता लगाने में समय नहीं लगाती कि सफल मार्केटिंग में क्या निहित है। फलस्वरूप हो सकता है कि उनका भारी भरकम खर्च हो जाए, लेकिन उन्हें ठोस परिणाम कम मिले। गेम प्लान बनाने में योजना को लिखने की ज़रूरत होती है। अक्सर एग्जीक्यूटिव्स किसी विचार को मौखिक सहमति तो दे देते हैं, लेकिन वे इस पर पूरी तरह सोच विचार करने का निवेश नहीं करते हैं। छपे और मूर्त गेम प्लान को देखने के बारे में कुछ जादुई होता है। जब विचार और अगले कदम आपकी आंखों के सामने होते हैं तो उन्हें हासिल करना कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। क्या आपकी कंपनी जानती है कि उसकी सफलता की परिभाषा क्या है? क्या आप जानते हैं? क्या आपके पास कोई गेम प्लान है जो आपको अपने उद्योग में वर्चस्व की स्थिति की ओर ले जाता हो? यदि नहीं है तो ऐसा गेम प्लान बनाने की दिशा में काम करें। H यानी कि हेल्प, सहायता। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके करियर में आपकी सहायता करें, तो पहले आपको उनकी मदद करने के तरीके खोजने होंगे। अक्सर लोग नेटवर्किंग करने का संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन कई महीने बीतने के बाद पूरी प्रक्रिया से उनका मन खट्टा हो जाता है। जब उनसे पूछा जाता है कि नेटवर्किंग उनके लिए कारगर क्यों नहीं हो रही है, तो वे कुछ इस तरह का जवाब देते हैं, मैं जिन लोगों से मिला हूँ वे मेरा व्यवसाय बढ़ाने के लिए रेफरल्स नहीं देते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आपको बस बिजनेस प्रोफेशनल्स से मिलना है, उन्हें अपना बिजनेस कार्ड थमाना है और इसके बाद वे उल्टे पैर दौड़कर अपनी डेस्क तक आ जाएंगे, अपने डेटाबेस में छानबीन करेंगे और घंटों तक संसार को आपके तथा आपकी कंपनी के बारे में बताएंगे, तो आप सिर्फ गलत ही नहीं हैं, आप भारी मुगालते में भी हैं। यदि आप दूसरों को सचमुच प्रेरित करना चाहते हैं कि वे आपकी खातिर रेफरल्स का स्रोत बने, तो पहले आपको उनके व्यवसाय में उनकी मदद करने के तरीके खोजने होंगे। अधिकतर लोग आपके एहसान को उतारने की कोशिश करेंगे। हर सप्ताह 1 घंटे तक अपने संपर्कों पर नज़र दौड़ाएं और गौर करें कि आप किस तरह दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अपने नेटवर्क में शामिल लोगों के नामों की समीक्षा करें और सोचें कि आप उनका परिचय किससे करा सकते हैं या किन दूसरे तरीकों से उनकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ विचार दिए जा रहे हैं। क्या आप स्थानीय बिजनेस जर्नल या किसी अन्य प्रकाशन के लिए काम करने वाले किसी रिपोर्टर को जानते हैं जिसके साथ आप लंच ले सकते हैं?
लंच पर उसे स्थानीय व्यवसायों के बारे में सकारात्मक रोचक जानकारी दें। इसमें दोनों का ही फायदा है। रिपोर्टर को समुदाय के रोचक लोगों से मिलना अच्छा लगता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में उसे कैसे लेख लिखने को कहा जाएगा। इससे आपके नेटवर्क के लोगों को भी मदद मिलती है, क्योंकि हो सकता है कि रिपोर्टर उनके व्यवसाय को लेकर कोई लेख छाप दे। दूसरा, यदि आप किसी रोचक व्यावसायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो यह जानकारी उन लोगों को प्रदान करें जिन्हें उस कार्यक्रम से लाभ हो सकता है। इससे भी बेहतर है उन्हें अपने अतिथि के रूप में आमंत्रित करें। किसी स्थानीय जगह पर नाश्ते या मिलन समारोह जैसा कार्यक्रम आयोजित करें और अपने नेटवर्क के प्रमुख सदस्यों को आमंत्रित करें। मेरे मित्र स्कॉट ने गेट इट ग्रुप नामक एक समूह बनाया है जो सप्ताह में एक बार मिलता है। इसमें प्रतिभागी एक दूसरे की मदद करने के तरीके खोजते हैं और हर व्यक्ति मीटिंग आयोजित करने के लिए स्कॉट की सराहना करता है। यदि आप दूसरों की मदद करने के तरीके तलाशते हैं तो आपको परिणाम नज़र आएंगे। यही नहीं, किसी दूसरे की मदद करने से अच्छा भी लगता है। आई यानी इंटेंसिटी, गहनता। अंततः यह आपका करियर है और इसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी है। मूल्य उत्पन्न करें, अवसर को भुनाएं और संसार को यह जताएं कि आप कितने महान हैं। लोरेंजे की पुस्तक कैरियर इंटेंसिटी, बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉर वर्कप्लेस वॉरियर एंड एंटरप्रेन्योर्स में हर उस व्यक्ति के लिए बहुत सारी सलाहें हैं जो अपने करियर के अगले पायदान पर पहुंचाना चाहते हैं। ये पुस्तक बेरोजगारों की मार्गदर्शिका नहीं है, बल्कि अपने करियर को आगे बढ़ाने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए सफलता की पाठ्य पुस्तक है। लोरेंजो हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि हम गहनता से काम करें। दरअसल गहनता ही वह चिंगारी है जो शिखर प्रदर्शकों में नजर आती है। सतत व्यक्तिगत सुधार की प्रेरणा सफल उद्यमियों और शीर्ष एग्जीक्यूटिव्स का एक आम लक्षण है। वैसे यह कोई आनुवंशिकीय गुण नहीं है, ये तो एक केंद्रित रणनीति है। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके प्रति गहन ध्यान आज की व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था में एक प्रतिस्पर्धी लाभ है। आपके लक्ष्य चाहे जो हों, ये जान लें कि सफलता संयोग से नहीं मिलती। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपको हर दिन छोटी मोटी चीज़ों पर मेहनत करने की ज़रूरत होती है। इससे कम में आपको संतुष्टि का एहसास नहीं होगा। क्या आप अपने दिल में जानते हैं कि आप अपने जीवन में और ज़्यादा कर सकते हैं? क्या आप अपने उद्योग के दिग्गजों की श्रेणी में पहुंच सकते हैं? इसके बारे में कुछ करें, जिम्मेदारी लें, एकाग्र बनें, योजना बनाएं, नेटवर्किंग करें, मूल्य उत्पन्न करें, अपनी गहनता को बढ़ाएं। जर्नी, यात्रा। आपका करियर सिर्फ किसी अंतिम बिंदु तक पहुंचने के बारे में ही नहीं है। मैं अक्सर पाता हूं कि अपने लक्ष्यों की ओर लगातार देखने के चक्कर में मैं राह में मौजूद मील के पत्थरों का आनंद लेना भूल जाता हूं। लेखक बताते हैं, एक बार मैं एक सम्मेलन में व्याख्यान दे रहा था। व्याख्यान ख़त्म होने के बाद 50 साल का एक व्यक्ति मेरे पास आया। वह मेरे इस दृढ़ कथन से चिंतित था कि जो लोग सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क विकसित करते हैं और जिन्हें बेहतरीन रेफरल्स व वृहद व्यावसायिक अवसर मिलते हैं, वे संबंध बनाने में 10 साल तक का समय लगाते हैं। उसने कहा, मैं अपने जीवन के 5 दशक पूरे कर चुका हूँ। वे 5 दशक जिनमें मैंने कभी नेटवर्किंग पर ध्यान नहीं दिया। अब आप मुझे बता रहे हैं कि मजबूत व्यावसायिक संपर्क बनाना अत्यावश्यक है, लेकिन अगर आपकी बात सच है तो इसके लाभ मुझे 10 साल बाद नजर आएंगे। इस पर मैंने उसे बताया कि 10 साल बाद वह 60 साल का हो जाएगा, चाहे वह नेटवर्क बनाए या ना बनाए। उसके अंतिम परिणाम की उसे चिंता थी, इसलिए उसने इस प्रक्रिया में रास्ते में मिलने वाले लाभ की ओर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ इस बात में फ़ायदा नहीं है कि
आपने बड़ा नेटवर्क बना लिया है, यह तो उन अनुभवों के बारे में भी है जो आपको उन लोगों से मिलेगा जिनसे हर दिन आपका सामना होता है। हालांकि वृहद स्तर पर नेटवर्क तैयार करने में उस व्यक्ति को 10 साल का समय लग सकता है, लेकिन इस राह पर चलते समय वह कई मूल्यवान संपर्क बना लेगा। कुछ परिणाम तत्काल मिल जाएंगे, बाकी में अधिक समय लगेगा। मैं एक अकाउंटेंट को जानता हूं जिसने मुझे बताया कि उसने एक संभावित ग्राहक से 18 साल तक लगातार संपर्क बनाए रखा, तब कहीं जाकर वह उसे अपना ग्राहक बना पाया। बहरहाल इस दौरान उसने संभावित ग्राहक के साथ अच्छी मित्रता भी कर ली थी। यात्रा का आनंद लेते वक्त मंजिल को दिमाग में रखें। के यानी कि नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान ही शक्ति है। क्या आपको इस कहावत पर यकीन है? अपने व्यावसायिक समुदाय और उद्योग में सफल होने के लिए आपको ज्ञान हासिल करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको जानकार व्यक्ति के रूप में छवि बनाने की ज़रूरत होती है। हालांकि अपनी विशेष भूमिका में अच्छा काम करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि आप केवल एक ही विषय में माहिर बनते हैं तो बहुत से अवसर चूक जाएंगे। विचार करें कि किन चीज़ों में आपकी दिलचस्पी है। अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र के बाहर के ऐसे बहुत से विषयों की सूची बनाएं जिन्हें आप सीख सकें। आपको इस विषयों के संदर्भ में अखबार, पत्रिकाएं, ट्रेड जर्नल्स, ब्लॉग्स, वेबसाइट और पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ऑडियो बुक सुननी चाहिए। क्या आप सोच रहे हैं इतना सारा पढ़ने में तो बहुत समय लग जाएगा? हाँ, आपने सही सोचा। आपसे किसने कहा है कि इनमें से कोई भी चीज़ आसान होती है? हर दिन 1 घंटे का समय निकालें और ज्ञान हासिल करने में लगाएं। अगर आप घर या ऑफिस में इस काम के लिए समय न निकाल पाते हों तो ऑफिस के लिए थोड़ा जल्दी निकलें और कॉफ़ी शॉप में रुककर अखबार पढ़ें। मेरे एक मित्र की बेटी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती है और वह हर रात को उसके साथ पढ़ने का समय ज़रूर निकालता है। जब बेटी अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ती है तो वह साप्ताहिक न्यूज़ मैगज़ीन पढ़ता है। पढ़ने वाले लोग अगुआ होते हैं। सफल एग्जीक्यूटिव्स विविध विषयों पर पढ़ते और अध्ययन करते हैं। उनमें संसार के संबंध में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है और वे संसार, धर्म, राजनीतिक समीकरण, उद्योग आदि के बारे में किसी भी तरह के लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। यदि आप हर दिन कुछ नया सीखने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं तो इस बारे में कुछ अवश्य करें। ज्ञान हासिल करने के तरीके खोजने की राह में कहीं कोई अवरोध नहीं है। एल यानी लीडिंग एज, अग्रणी स्थिति। अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के अनुसार लीडिंग एज की परिभाषा है पतवार का वह किनारा जो हवा का सामना करता है, विमान के प्रोपेलर की ब्लेड या डैने का सामने वाला किनारा। किसी प्रवृत्ति या मुहिम की अग्रणी स्थिति, वह ऐसी स्थिति धारण करने वाला व्यक्ति या वस्तु। क्या आप अपनी कंपनी, उद्योग या व्यावसायिक समुदाय में अग्रणी हैं? क्या आपके प्रतिस्पर्धी आपके उठाए हर कदम पर निगाह रखते हैं या फिर आप केवल लीडर का अनुसरण करते हैं? यदि आप अपने क्षेत्र में मजबूत प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं तो आपको नवाचार करने और प्रवर्तक बनने की ज़रूरत है। आपके उद्योग में काम कर रहे दूसरे लोगों जैसा ही बनना औसत की श्रेणी में आता है और औसत लोग शायद ही कभी शिखर पर पहुंचते हैं। आपको ऐसे तरीकों की तलाश करनी चाहिए जिनसे आप भीड़ से अलग दिख सकें और अपने आसपास के सभी लोगों को अधिक लाभ पहुंचा सकें। आपको अपनी कंपनी के भीतर विविध विषयों पर विचार मुखिया के रूप में अपनी छवि बनानी चाहिए। अपने ग्राहकों के सामने आपकी छवि बेहद सक्षम व्यक्ति के रूप में होनी चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि आप उनकी सफलता के प्रति समर्पित साझेदार हैं। अपने नेटवर्क में आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में नज़र आने की ज़रूरत है जो दूसरों की खुशी खुशी मदद करता है और संबंध बनाने के तरीकों की तलाश करता है। आप
अग्रणी स्थिति संयोग से हासिल नहीं करते हैं। उद्योग में सबसे आगे पहुंचने के लिए आपको उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है और हर मिलने वाले के सामने अपनी अनूठी योग्यताओं का प्रचार करना पड़ता है। ये सब आपके हाथ में है और हाथ की स्थितियों का प्रभारी बनने में संकोची या भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों के सामने आत्मविश्वासी बनेंगे तो लोग आपका अनुसरण करेंगे, वरना आप स्वयं ही प्रतिस्पर्धियों को अपने से आगे निकलने का अवसर दे देंगे। विकल्प चुनना आपके हाथ में है। एम यानी मेगा, बड़ा सोचें। यदि आप नेटवर्किंग या जीवन के किसी दूसरे क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको इस सूत्र पर अमल करने की ज़रूरत होती है। या तो बड़े पैमाने पर काम करें वरना घर बैठ जाएं। कई लोग बड़े, कठिन और साहसिक लक्ष्यों के बिना सफलता हासिल करने की कोशिश करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हेनरी फोर्ड ने एक छोटी कार कंपनी के सपने के साथ शुरुआत की थी? क्या माइकल डेल ने छोटे लक्ष्य रखकर कंप्यूटर उद्योग में क्रांति की थी? क्या वॉल्ट डिज्नी चूहे के कार्टून बनाने भर की इच्छा रखकर सफल हो गए थे? नहीं, इन सारी कंपनियों ने महानता इसलिए हासिल की क्योंकि वे उद्योग में वर्चस्व चाहती थी। उनके संस्थापकों के पास बड़े लक्ष्य थे जिनकी लोगों ने खिल्ली उड़ाई थी। उन्होंने बड़े बनने की इच्छा से कोई समझौता नहीं किया और कभी छोटे बने रहने के बारे में विचार तक नहीं किया। केवल कार्यक्रम आयोजित ना करें, अद्भुत कार्यक्रम आयोजित करें। लोगों के साथ सिर्फ अच्छा व्यवहार ना करें, उन्हें सोने जैसा कीमती मानकर व्यवहार करें। सिर्फ औसत प्रोडक्ट्स और सेवाएं ना दें, सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट और सेवाएं दें। और केवल लक्ष्य तय ना करें बल्कि बड़े लक्ष्य तय करें। बड़े लक्ष्यों से ही बड़ी सफलता मिलती है। मैं ये बात पता लगाना चाहता था कि गो बिग और गो होम वाक्यांश सबसे पहले किसने गढ़ा था। इस बारे में नेट सर्च करते वक्त मुझे इसी शीर्षक की एक पुस्तक मिली जो विल स्क्रोटर ने लिखी थी। स्क्रोटर एक लेखक, वक्ता, परामर्शदाता और सिंडिकेट कॉलमिस्ट हैं। अपने ब्लॉग में बड़ी सोच पर वे बेहतरीन बात कहते हैं। सपना बड़ा सोचें जिस तरह गूगल, पेपल और स्काइप सोचते हैं। विकास सीखें कि समय को धनीभूत कैसे किया जाए ताकि आप अपने प्रतिस्पर्धी से अधिक तीव्र गति से विकास कर सकें। मार्केटिंग पहले दिन से ही अपनी कंपनी को नंबर 1 पर स्थापित करें। पूंजी जुटाने के बारे में भूल जाएं। ये सीखें कि पूंजी उत्पन्न कैसे करनी है और आज आपके पास जो है उसकी लिवरेजिंग करें। प्रबंधन अपने छोटे आकार की लिवरेजिंग इस तरह करें ताकि आप अपने अधिक बड़े प्रतिस्पर्धियों को चक्कर घन्नी बना सकें। सफलता की तलाश करने वाले हर व्यक्ति के लिए ये बेहतरीन सलाह है। भले ही आप अपने लक्ष्य तक ना पहुँचें, लेकिन विशाल, विराट, दैत्याकार लक्ष्य तय करने पर इस बात की अधिक संभावना है कि आप अपने प्रतिस्पर्धियों से ज़्यादा आगे पहुँच जाएंगे। औसत बनने से आपको परिणाम तो मिलेंगे, लेकिन उतने बड़े या व्यापक पुरस्कार नहीं मिलेंगे जितने कि आप पाना चाहते हैं। एन नेम रिकॉग्निशन यानी अपने नाम की पहचान बनाएं। एक वकील ने मुझे बड़े गर्व से बताया कि उसकी कंपनी का नाम कानूनी उद्योग में सबसे छिपा हुआ रहस्य है। उसका मतलब ये था कि अधिकतर लोग उसकी कंपनी का नाम नहीं जानते। उस वकील को लग रहा था कि मार्केटिंग और विज्ञापन से उसकी पेशेवर साख सड़क छाप हो जाएगी। दुर्भाग्य से इस वजह से उसकी कंपनी को उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी जितनी की होनी चाहिए थी। अपनी सफलताओं का प्रचार खुद करने में कुछ गलत नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि अगर आप यह काम नहीं करेंगे तो यकीन माने इसे कोई दूसरा भी नहीं करेगा। हालांकि आपको बड़ी बड़ी डींगे हाँकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरों को ये जानकारी देना आपका दायित्व है कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। लोग उन्हीं लोगों के साथ व्यवसाय करते हैं जिन्हें वे जानते और पसंद करते हैं।
यदि वे आपको नहीं जानते हैं तो यकीन माने वे आपसे नहीं बल्कि आपके प्रतिस्पर्धियों से सामान खरीदेंगे। अपनी व्यावसायिक बिरादरी के नाम की पहचान होने का मतलब ये है कि आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में दूसरे आपकी मदद करेंगे। दूसरों के सामने आपकी प्रशंसा करने के मामले में वे आपकी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति साबित हो सकते हैं। दरअसल वे आपकी व्यवहारिक सेल्स टीम के रूप में भी काम कर सकते हैं। नाम की पहचान हासिल करने या लोकप्रिय बनने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ का तालमेल बहुत प्रभावी हो सकता है, जैसे लेख लिखना, भाषण देना, परोपकारी स्वयंसेवा में समय देना, पुस्तक लिखना, प्रेस में इंटरव्यू देना, विज्ञापन, नेटवर्किंग, उद्योग के ट्रेड शो में हिस्सा लेना और न्यूज़लेटर या ब्लॉग शुरू करना। वैसे भी लोकप्रियता संयोग से नहीं मिल जाती है, इसमें प्रयास की ज़रूरत होती है और एक बार जब आप शोहरत का कोई स्तर हासिल कर लेते हैं तो बहुत लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे और आपके बारे में नकारात्मक बातें कहेंगे। बहरहाल, यदि आपका चरित्र अच्छा है और आप लोगों से न्यायपूर्ण बर्ताव करते हैं तो आपके आलोचकों की संख्या अपेक्षाकृत कम होगी। अवसर लोकप्रिय लोगों के पास पहुंचने का तरीका खोज ही लेते हैं। कुछ लोग हमेशा इस तरह की बातें कहते हैं, वाह, अनिल कितना खुशनसीब है कि उसे वह नौकरी मिल गई, या प्रियंका तो रातों रात सफल हो गई। दरअसल ये खुशनसीबी नहीं है और न ही ऐसा रातों रात हुआ है। बात सिर्फ इतनी है कि इन लोगों ने अपनी ठोस नींव और छवि बनाई थी। कुछ साल पहले मेरे ससुर एक पेंटिंग को प्रशंसा भरी नज़रों से देख रहे थे। उन्होंने चित्रकार से पूछा कि इसे बनाने में उसे कितना समय लगा। उसने जवाब दिया, 20 साल और 3 सप्ताह। पेंटिंग बनाने में केवल 3 सप्ताह का समय लगा था, लेकिन इससे पहले उसे 20 साल का अनुभव हासिल करना पड़ा था। आपके बारे में क्या स्थिति है? आपको अपने व्यवसाय में गुणवत्ता का लोकप्रिय ब्रांड बनना चाहिए, न कि सबसे अच्छी तरह छिपा हुआ रहस्य। ऐसे संभावित ग्राहक हैं जिन्हें आपको और आपके व्यवसाय को जानने से लाभ हो सकता है। उन्हें अपने अस्तित्व के बारे में बताना आपका दायित्व है। ये काम भविष्य में शुरू करने का इंतज़ार ना करें। आज से ही शुरू कर देंगे तो आप मंजिल पर अधिक जल्दी पहुंच जाएंगे। ओ यानी अदर्स, दूसरे लोग। जब आप पेशेवर संपर्कों का नेटवर्क बनाते हैं जो आपको व्यवसाय के रेफरल्स दे सकता है और देगा, तो आपको यह स्वर्णिम नियम याद रखना चाहिए। दूसरों के साथ वैसा ही करें जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके लिए करें, और फिर उनके लिए अधिक करें। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि जब वे नेटवर्किंग के किसी कार्यक्रम में लोगों से मिलते हैं तो नए परिचित तुरंत ही उन्हें रेफरल्स भेजने लगेंगे। सच्ची व्यावसायिक मित्रता स्थापित किए बिना ही लोग फ़ोन की घंटी बजने का इंतज़ार करने लगते हैं। यदि नया व्यवसाय तेज़ी से नहीं आता है तो पूरी प्रक्रिया पर से उनका विश्वास उठ जाता है। इस दौरान वे दूसरे लोगों की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। हालांकि हम सभी आशा करते हैं कि हमारे नेटवर्किंग प्रयासों से हमारे व्यावसायिक अवसर बढ़ेंगे, लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि दूसरे लोग भी कुछ इसी तरह के परिणामों की आशा कर रहे हैं। दूसरों की सेवा करने के तरीकों की सक्रिय तलाश करें, इससे आप अधिक सफल होंगे। क्या इसका अर्थ ये है कि आप जिसकी भी मदद करते हैं वह हर व्यक्ति तुरंत आपका व्यवसाय बढ़ाने के तरीके खोज लेगा? नहीं। हो सकता है कुछ लोगों के पास आपको लाभ पहुंचाने की योग्यता या संपर्क ना हो सकता है कि कुछ लोग स्वार्थी हों और कभी किसी की मदद ना करते हों। बहरहाल, यह तराजू पर तोलने के बारे में नहीं है, ये तो खुद को संसाधन के रूप में पेश करने के बारे में है। लेखक बताते हैं, मैं हमेशा यह पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि दूसरे लोग स्थानीय व्यावसायिक समुदाय में किससे मिलना चाहते हैं। जब मुझे उनका परिचय कराने का कोई अवसर दिखता है तो मैं ईमेल या फ़ोन कॉल करके परिचय
करा देता हूँ। हालांकि उनकी आपसी बातचीत से मुझे प्रत्यक्ष तौर पर कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन जब मैं अपने नेटवर्क में दूसरों की मदद करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे विश्वास होता है कि भविष्य में वे भी मेरे लिए ऐसा ही करेंगे। अपनी पुस्तक द रिपल इफ़ेक्ट में स्टीव हार्पर इसी बात का वर्णन करते हैं। हार्पर कहते हैं कि यदि आप किसी तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो लहरें शुरू हो जाएंगी और पूरे तालाब के पानी पर असर डालेंगी। किसी बिंदु पर लहरें किनारे से टकराएंगी और फिर केंद्र की ओर लौट लेंगी। यह नेटवर्किंग के बारे में पूरी तरह सच है। बिना अपेक्षा किए दूसरों की मदद करने के तरीके खोजें। संसाधन बनने के आपके प्रयास आपको सामान्य व्यवसाय से ऊपर की श्रेणी में पहुंचा देंगे। यही नहीं, आप अपने नेटवर्क के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाहकार भी बन जाएंगे। पी यानी परसिस्टेंस, लगन। संसार में कोई भी चीज़ लगन का स्थान नहीं ले सकती। योग्यता नहीं, उन योग्य लोगों से अधिक आम कुछ नहीं है जो असफल हो गए हैं। प्रतिभा भी नहीं, अपुरस्कृत प्रतिभा बहुत ही सामान्य बात है। शिक्षा भी नहीं, संसार शिक्षित बेरोजगारों से भरा पड़ा है। लगन और संकल्प ही सर्वशक्तिमान है। जुटे रहो, इस नारे ने मानव जाति की समस्याएं हमेशा हल की है और आगे भी करता रहेगा। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग अपने व्यावसायिक लक्ष्य छोड़ देते हैं। साल के शुरू में वे बड़े आत्मविश्वास से अपने संकल्पों की योजना बनाते हैं। नए वर्ष के संकल्प लेना अच्छी बात है। अधिकांश लोग अधिक कड़ी मेहनत करने, कोई व्यवसाय शुरू करने, अपने नेटवर्क का विस्तार करने, अपने उद्योग के ट्रेड जर्नल में लेख लिखने आदि कामों की योजना बनाते हैं। बहरहाल आधी अवधि बीतने तक अधिकतर लोग द्वैमिता की दिनचर्या में अटक जाते हैं और उत्कृष्टता हासिल करने के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। लक्ष्य या संकल्प होना आवश्यक है, लेकिन उनकी दिशा में लगातार काम करने की लगन से ही सारा फर्क पड़ता है। लेखक बताते हैं, जब उन्होंने अपनी पहली पुस्तक सम असेंबली रिक्वायर्ड लिखना शुरू की थी तो सोचा था कि इसमें लगभग 6 महीने का समय लगेगा। इसके बजाय इसमें 18 महीने लग गए। वे कहते हैं, मेरे संपादक और मैं जीवन की दूसरी प्राथमिकताओं में उलझे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद हम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते रहे। निश्चित रूप से हम कई हेडलाइंस चूक गए, लेकिन हम पुस्तक के प्रति समर्पित थे। हम खुशनसीब नहीं थे कि हमारे पास पुस्तक लिखने का समय था, हम तो लगनशील थे। क्या आपने कभी टीवी पर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स देखा है? इसमें प्रदर्शन करने वाले स्केटर्स, स्कीयर्स, स्काई ड्राइवर्स, बाईसाइकर्स और पर्वतारोही अद्भुत योग्यता के धनी होते हैं। बहरहाल वे इन योग्यताओं के साथ पैदा नहीं हुए थे। मौत से खेलने वाले इन साहसिक कामों को सीखने के लिए उन्होंने बरसों अभ्यास किया था। इसमें दिलेरी लगी थी, इसमें जुनून भरी बहादुरी की ज़रूरत थी। उन्होंने आधे रास्ते में यह काम नहीं छोड़ा। यही व्यावसायिक जगत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के बारे में भी सही है। आप अपने कुछ लक्ष्य हासिल कर लेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। फ़र्क हमेशा लगन का होता है। क्यू यानी क्वेश्चंस, प्रश्न पूछना नेटवर्किंग और व्यावसायिक विकास का एक अहम हिस्सा है। हम में से अधिकांश लोग बोलना पसंद करते हैं, लेकिन यह जानना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि आपके ग्राहक या संभावित ग्राहक क्या सुनना चाहते हैं। लेखक बताते हैं, मेरे डैडी ने एक बार मुझसे कहा था, तुम्हारे पास 2 कान और 1 मुंह है, इनका इसकी अनुपात में इस्तेमाल करो। आप जितना बोलते हैं उससे 2 गुना सुने। यह सिद्धांततः तो आसान लगता है, लेकिन इस पर अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। यदि आप सेल्स लाइन में काम करते हो तो यह और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। जो भी व्यक्ति सुनने को तैयार हो, सेल्समैन उसके सामने अपने प्रोडक्ट्स या सेवाओं की खूबियां बताने लगता है। यह हर सेल्समैन की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। मुझे भी कहानियां सुनाने का शौक़ है।
लेकिन मैंने पाया है कि जब मैं दूसरों से पूछता हूँ कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो मुझे मूल्यवान जानकारी मिलती है, जिसकी बदौलत मैं भविष्य में उनकी बेहतर सेवा कर सकता हूँ। समस्याओं को सुलझाने के तरीके खोजने पर आप बेहतरीन संसाधन बन जाएंगे, और बेहतरीन संसाधन हमेशा आम सेल्समैन पर जीत हासिल करता है। यहाँ 8 प्रश्न दिए जा रहे हैं जिन्हें आप व्यावसायिक परिवेश में मिलने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं। इस वर्ष आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आपका आदर्श ग्राहक या संभावित ग्राहक कौन है? ऐसा क्या हो सकता है जो इस महीने को अविश्वसनीय रूप से सफल बना दे? इस वर्ष आपके लक्ष्य क्या हैं? अगले 5 वर्षों में आप अपने करियर या व्यवसाय को कहाँ देखना चाहेंगे? एक आदर्श संसार में आप अपने करियर से अपने लिए क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अपनी व्यावसायिक बिरादरी में आपको किससे मिलना ज़्यादा पसंद है? मैं आपकी मदद करने के लिए क्या कर सकता हूँ? इन प्रश्नों के उत्तरों से आपको हर मिलने वाले के प्रति अपना योगदान बढ़ाने के तरीके खोजने में मदद मिलेगी। एक बार जब आप जान जाते हैं कि दूसरों को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उनकी समस्याएं सुलझाने के तरीके खोजने में जुट जाएं। ऐसा करने पर आप अपने नेटवर्क के लोगों के लिए अधिक मूल्यवान बन जाएंगे। यदि आप दूसरों से कभी यह पूछते ही नहीं हैं कि उनकी ज़रूरत क्या है, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि उसे उपलब्ध कैसे कराना है। आर यानी रिस्पेक्ट, सम्मान। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बहरहाल, इससे परे जाकर यह विचार करें कि आप लोगों के बारे में कैसा सोचते हैं, आप उनके किन गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्राय हम लोगों की कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जिन क्षेत्रों में वे असफल होते हैं, हम उन्हीं के बारे में सोचते हैं ताकि हम अधिक सफल महसूस करें। यदि आप किसी के सिर्फ दोष ही देखते हैं, तो आप सचमुच उनका सम्मान कैसे कर पाएंगे या उनके साथ काम कैसे कर पाएंगे? मन में सम्मान ना हो तो क्या आप उनके प्रति सम्मान दिखा पाएंगे? हर सुबह अपना कैलेंडर देखते वक्त मैं समीक्षा करता हूँ कि मैं दिन भर में किन लोगों से मिलूँगा। इन लोगों में सहकर्मी, ग्राहक, संभावित ग्राहक, रेफरल्स के स्रोत और परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। फिर मैं हर व्यक्ति के 2 प्रशंसनीय गुणों के बारे में सोचता हूँ। सकारात्मक गुणों की तलाश में समय लगाने से उन लोगों के साथ मेरी बातचीत अधिक आनंददायी बन जाती है। हाँ, कई बार आपका पाला मुश्किल लोगों से पड़ता है और आप ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो आपको जरा भी पसंद नहीं होते। बहरहाल, यदि आप पर्याप्त विचार करें तो लगभग हर व्यक्ति में एक ना एक अच्छी बात खोज सकते हैं। जब आपका ध्यान दूसरों के सकारात्मक गुणों पर केंद्रित होता है, तो आपकी बातचीत अधिक सुखद होती है। आपको उन्हें यह बताने की ज़रूरत भी नहीं होती कि आपको उनके कौन से गुण प्रशंसनीय लगते हैं। हालांकि यदि आपके मन में यह इच्छा जागृत हो तो ऐसा करना अच्छा रहेगा। वैसे यदि आपके मन में सामने वाले के प्रति सम्मान है तो ये बिना बताए भी उसे पता चल जाएगा। लोग किस वजह से खास हैं, यह जानने को महत्व दें, फिर उनके साथ उतने ही अद्भुत व्यक्ति के रूप में व्यवहार करें जितने कि वे हैं। एस यानी सिंसियरिटी, ईमानदारी। जब आप पेशेवर नेटवर्क बना रहे हों जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करे, तो आपके पास सही प्रेरणा होना आवश्यक है। आपको अपनी व्यावसायिक बिरादरी में ऐसे लोगों के साथ गठबंधन के तरीके खोजने चाहिए जिनके साथ आप पारस्परिक लाभकारी संबंध बनाना चाहते हों। ध्यान रहे, यदि आपका उद्देश्य सिर्फ ऐसे लोगों को खोजना है जो आपको तो रेफरल्स भेजें, लेकिन आप दूसरों की मदद करने में जरा भी मेहनत ना करना चाहते हो, तो आप सफल नहीं होंगे। गौर करें, नेटवर्किंग शब्द के बीचों बीच वर्क शब्द है, इसलिए काम करें।
यदि आप दूसरों की सहायता नहीं करेंगे तो आगे चलकर वे आपको स्वार्थी मानेंगे। जिन लोगों के इरादे स्वार्थी होते हैं उन्हें घर पर ही बैठना चाहिए। लेखक बताते हैं, मेरे कॉलेज रूममेट के पिता में यह खूबी थी। कई वर्षों तक वे एक सफल कलेक्शन एजेंसी के मालिक और कर्ता धर्ता रहे, जहां वे सबसे मूल्यवान संपत्ति थे, यानी व्यावसायिक विकास के स्रोत। वे जहां भी जाते थे लोगों को बतियाने लगते थे, लोगों से बातें करने लगते थे। इसलिए नहीं क्योंकि वे नए ग्राहकों की जोर शोर से तलाश कर रहे थे। दरअसल ये संभव ही नहीं था, क्योंकि उनकी एजेंसी का कार्यक्षेत्र बहुत विशेषज्ञतापूर्ण था। वे तो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि लोगों में उनकी वास्तविक दिलचस्पी थी। बोनस के रूप में इससे उन्हें व्यवसाय में काफ़ी लाभ हुआ। ईमानदार बनने के बारे में कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं, आप इन पर गौर कर सकते हैं। यदि आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलते हैं लेकिन उसे पसंद नहीं करते हैं तो उसके साथ संबंध बनाने में समय जाया ना करें। मित्रता स्थापित करना ईमानदारी भरा काम नहीं होगा, क्योंकि आप उससे सिर्फ इसलिए संबंध बनाएंगे ताकि वह आपको लाभ पहुंचा सके। ये स्वार्थ और शोषण होगा। यदि आपको नेटवर्क में कोई आपकी मदद कर रहा है तो एहसान उतारने के तरीके खोजें। यदि आपको उसे लाभ पहुंचाने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं सूझता है तो पूछें कि आप उसकी मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में मदद की सच्ची भावना रहनी चाहिए और फिर आपको इस दिशा में कार्य भी करना चाहिए। आप जिससे भी बातचीत करें हर व्यक्ति के प्रति विनम्र रहें। लोगों में सच्ची रुचि दिखाने और उनकी चापलूसी करके मित्रता हासिल करने के बीच बहुत महीन रेखा होती है। अपने असली स्वरूप में रहें, अपने सबसे अच्छे स्वरूप में रहें, लेकिन ढोंग ना करें। आपकी ईमानदारी की बदौलत आपकी आयु बहुत बढ़ जाएगी। व्यवसाय जगत में कई लोग आएंगे और कई लोग जाएंगे। जो लोग शिखर पर 2, 3 या 10 साल तक रहते हैं उनके सारे ढोंग सामने आ जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। इससे कुछ कम नहीं होता और देर सवेर उसका भेद सबके सामने खुल ही जाता है। टी यानी टेंसिटी, हार ना माने। यदि आप व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो कभी मैदान ना छोड़ें। ऐसे सफल लोगों के अनगिनत उदाहरण हैं जिन्होंने महानता की राह में बहुत सी बड़ी बाधाओं का सामना किया। उन्होंने कंबल में छिपकर मरने का नाटक नहीं किया, उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। सफल लोग कभी हार नहीं मानते हैं, वे दृढ़ निश्चयी होते हैं। सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने से पहले अब्राहम लिंकन निचले स्तर के कई चुनाव हार गए थे, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बिजली के बल्ब के क्रांतिकारी आविष्कार से पहले थॉमस एडिसन ने 10,000 से ज़्यादा प्रयोग किए थे जो सफल नहीं थे। कहा जाता है कि औसत सेल्स पर्सन किसी संभावित ग्राहक से 5 बार संपर्क करने की कोशिश करता है और असफल रहने पर प्रयास करना छोड़ देता है। बहरहाल यह भी कहा जाता है कि जब तक आम आदमी के पास किसी सेल्स पर्सन के 7 फ़ोन कॉल्स ना आ जाएं, तब तक वह पलटकर उसे फ़ोन नहीं करता है। इसका अर्थ है कि लगनशील सेल्स पर्सन को सामान्य सेल्स पर्सन से अधिक अपॉइंटमेंट मिलेंगे। नेटवर्किंग बहुत जटिल हो सकती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि नेटवर्किंग का अर्थ ये है कि ऑफिस के बाद के कार्यक्रमों में जाओ, साथ बैठकर कुछ ड्रिंक्स पियो और फिर रेफरल्स के आने का इंतज़ार करो। इसलिए इतने सारे लोग नेटवर्किंग छोड़कर चले जाते हैं। जब उन्हें तत्काल परिणाम नहीं दिखते हैं तो वे इस पूरी अवधारणा को ही छोड़ देते हैं। नेटवर्किंग में सच्चे परिणाम हासिल करने के लिए आपको लगनशील होना चाहिए। आप जिन लोगों से मिलते हैं उनमें से कई आपके लिए बेहतरीन संपर्क साबित होंगे। बहरहाल सार्थक संबंध बनाने में लंबा समय लगता है, इसमें जुटे रहें। अपना नेटवर्क बनाने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें।
उपयोगी नेटवर्किंग संबंधों के लक्ष्य का चित्र देखें और फिर इस दिशा में मेहनत करते रहें। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अपनी राह में बाधक ना बनने दें। यू, अर्जेंसी, तात्कालिकता। अपना नेटवर्क बनाने का सबसे अच्छा समय यही है। टालम टोल ना करें, क्योंकि आपको कभी पता नहीं होता कि आपको दूसरों के सहयोग की ज़रूरत कब होगी। लेकिन याद रखें, हर व्यक्ति आपके तात्कालिकता के विचार से सहमत नहीं होगा, इसलिए संबंध बनाने के लिए कड़ी मेहनत आपको करनी होती है। बहरहाल, सामने वाले की इच्छा का सम्मान करते हुए इसे इतनी छूट दें कि वह मित्रता को अपनी गति से आगे बढ़ाएं। एक ही समय में कई लोगों के साथ नेटवर्किंग से आप संबंध बढ़ाने के लिए सामने वाले की स्वाभाविक गति का सम्मान कर सकते हैं और यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके साथ कॉफ़ी या लंच लेने वाला कोई न कोई व्यक्ति हमेशा रहे। नेटवर्क बढ़ाने को व्यवसाय बढ़ाने जितना ही व्यापक रखें। जब आप पेशेवर संपर्कों का नेटवर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको कई आकर्षक लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। ये महत्वपूर्ण है कि पहली मुलाकात के बाद आप उन लोगों का फॉलोअप करने की योजना बनाएं और यह काम सही समय पर करते रहें। टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है। सच्चा नेटवर्क नेटवर्किंग के कार्यक्रमों में नहीं बनता है। ऐसे आयोजन तो एक ही क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एक हॉल में एकत्रित करने का साधन मात्र होते हैं। सच्चे संपर्क फॉलो अप से ही बनते हैं। नेटवर्क स्थापित करने में आपके और दूसरों के बीच संपर्क के कई बिंदु बनाना शामिल होता है। बहुत कुछ उसी तरह जैसे डेटिंग करते वक्त पहली मुलाकात में ही रोमांटिक संबंध स्थापित नहीं हुआ था। ये हिस्सा तो बाद में आया, जब आपने साझी रुचियां और साझे अनुभव खोजे। अक्सर हम दूसरों से मिलते हैं और अगला कदम उठाने के बारे में कुछ नहीं करते हैं जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। क्या आपको कभी ऐसे व्यक्ति का बिजनेस कार्ड दिखा है जिससे आप महीनों पहले मिले थे और आपने यह सोचा है, ओह, मैंने उसके साथ कभी फॉलो अप नहीं किया? ऐसा हर वक्त होता रहता है। लोग संपर्क बनाने का इंतज़ार करते हैं और फिर अवसर हाथ से फिसल जाता है। अपने फॉलो अप में फुर्ती दिखाएं। आप नए संपर्कों से संपर्क कैसे साधेंगे, इसकी रणनीति बनाने में सच्ची फुर्ती दिखाएं। ईमेल, हाथ से लिखी चिट्ठी, मैसेजेस, फ़ोन कॉल में 3 दिनों से अधिक का विलंब नहीं होना चाहिए, वरना आप सामने वाले के दिमाग से ओझल होने लगेंगे और उसके मन में आपकी धुंधली याद भर रह जाएगी। लेखक बताते हैं, मैं हाथ से लिखा नोट भेजना पसंद करता हूँ और हर बुधवार तथा शुक्रवार को उन्हें भेजने का समय निकालता हूँ। मैं हर उस व्यक्ति को चिट्ठियाँ भेजता हूँ जिससे मैं पिछले कुछ दिनों में मिला हूँ और जिसे मैं ज़्यादा अच्छी तरह जानना चाहता हूँ। मैं ऐसा सिर्फ नेटवर्किंग के दौरान मिले लोगों से ही नहीं करता हूँ, बल्कि हर संभावित ग्राहक से पहली बार मिलने के बाद करता हूँ। बहुत कम लोग हाथ से लिखी चिट्ठी भेजते हैं, इसलिए सामने वाला इस प्रयास पर गौर करता है। नेटवर्किंग के सभी पहलुओं को फुर्ती से निपटाएं, आपको बेहतर परिणाम दिखने लगेंगे। वी यानी विजन, भविष्य दृष्टि। आप अपने पेशेवर व्यावसायिक नेटवर्क का हिस्सा किसे बनाना चाहते हैं और आप अपने नेटवर्क के मददगार होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जो लोग अपने नेटवर्किंग प्रयासों में सफल होते हैं वे सिर्फ लोगों से मिलने और परिणामों का इंतज़ार करने की उम्मीद नहीं करते हैं। दरअसल सफल लोग केवल व्यवसाय ही नहीं करते हैं, वे तो भविष्य दृष्टा होते हैं। यदि आप लॉस एंजलिस में होनोलुलु की हवाई यात्रा कर रहे हों तो आप चाहेंगे कि पायलट को अच्छी तरह मालूम हो कि वह कहाँ जा रहा है और वह इस बात का चित्र देखे कि होनोलुलु हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरना ही सफलता की परिभाषा है। यदि ऐसा नहीं है तो पायलट उड़ान तो भर लेगा, लेकिन हो सकता है कि वह पश्चिम दिशा में उड़ने लगे।
यदि आप नक्शे पर नज़र डालें तो कैलिफोर्निया के पश्चिम में विशाल समुद्र है। ऐसे में यह आशा करना बहुत बड़ा जुआ खेलना है कि हवाई जहाज़ रनवे पर उतरेगा। पायलट को स्पष्टता से देखने की ज़रूरत होती है कि वह कहाँ जा रहा है। यह हर उस चीज़ के बारे में सच है जिसे आप अपने करियर में हासिल करना चाहते हैं। आप वर्तमान में जिसके साथ नेटवर्किंग करते हैं उस पर एक विस्तृत कठोर नज़र डालकर जांच करें कि आप जिन लोगों से या जिन लोगों को जानते हैं क्या वे ऐसे उद्योगों में हैं जिनके साथ आप अधिक व्यवसाय करने की इच्छा रखते हैं। देखें कि क्या उन व्यक्तियों के पारस्परिक लाभकारी संसाधन बनने का ओहदा और समर्पण उनमें है। हालांकि बहुत से दिलचस्प या रोमांचक लोगों को जानना अच्छा रहता है, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण यह पता लगाना है कि क्या आप सही प्रकार के व्यावसायिक लोगों को जानते हैं। कुछ लोगों के पास वह चाबी ही नहीं होगी जिससे वे आपके लिए द्वार खोल सकें। बाकी लोग ऐसा करने का विकल्प नहीं चुनेंगे। यदि आपके नेटवर्क में सुराग है तो उन्हें पहचान लें। फिर ऐसी योजना बनाएं जिससे आप अपने प्रभाव के दायरे में ऐसे संपर्क वाले लोगों को ही जोड़ें जिनकी आपको ज़रूरत है। अब उन उद्योगों का पता लगाने का समय निकालें जिनके साथ आप व्यवसाय करते हैं। अपने उन परिचित लोगों के नाम लिख लें जो इस प्रकार की संभावित ग्राहक कंपनियों के भीतर या आसपास काम करते हैं। इससे आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि आपका नेटवर्क कहाँ शक्तिशाली और कहाँ कमज़ोर है। इसके अलावा कागज़ पर लिखने से यह मूर्त हो जाएगा। आप सटीकता से देख पाएंगे कि आपके नेटवर्किंग के प्रयास कहाँ केंद्रित होने चाहिए। यह जान लें कि सफलता कैसी दिखेगी और इसे स्पष्टता से अपने दिमाग में देखें। इस बात का स्पष्ट चित्र देखें कि आप क्या चाहते हैं और वहां कैसे पहुंचेंगे। यह जानें कि रास्ते में कौन आपकी मदद कर सकता है, फिर काम शुरू कर दें। W यानी विजडम, बुद्धिमता। जीवन जिए बिना कोई भी बुद्धिमता नहीं पा सकता। खतरनाक चीज़ें ना करना बुद्धिमता का लक्षण है। बुद्धिमता ज्ञान से बढ़कर है। बुद्धिमता का अर्थ है सीखी हुई बातों को निरपेक्ष रूप से समझना और फिर उसके अनुरूप कार्य करना। बुद्धिमता पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी है, लेकिन मूलतः यह अच्छे विवेक और सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है। कई बार युवावस्था में हम उत्साह और जोश में आकर कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जिससे दुखद परिस्थितियां निर्मित हो सकती है। अधिकतर लोग युवावस्था की भूलों के बारे में सोचते रहते हैं जब उन्होंने क्षणिक आवेश में आकर कोई काम किया था या कोई वाक्य कहा था। हालांकि अब वे अधिक समझदार हो चुके हैं और जानते हैं कि आज उसी परिस्थिति में वे भिन्न प्रतिक्रिया करेंगे। यह हो सकता है कि अपनी जगह वे सही हों, लेकिन उन्होंने भावनाओं में बहकर काम किया जिससे कोई संबंध, मित्रता या स्वयं की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। लेखक बताते हैं, मेरी एक प्रिय कहावत है, युवावस्था युवाओं पर बर्बाद होती है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कि उस वक्त मुझ में कैसी असीमित ऊर्जा हुआ करती थी, तो मैं पाता हूँ कि अधिकांश ऊर्जा या तो गलत दिशा में थी या पूरी तरह एकाग्रता रहित थी। मैं 22 साल की उम्र के साहस और संकल्प को दोबारा पाना चाहूँगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं पहाड़ भी हिला सकता हूँ। हालांकि यह भी सच है कि राह में आने वाली मुश्किलों, संकटों, बुरे विकल्पों और गलत कदमों के बीच मैं वह नहीं बन सकता था जो कि आज हूँ। अतीत के सारे अनुभवों का ही सार यही है जो हमें बुद्धिमता, परिपक्वता और उम्र के आपसी संबंध को समझाता है। बुद्धिमता को अंगीकार करें, खुद की भी और अपने नेटवर्क के दूसरे लोगों की भी। दूसरों का अनुभव आपकी शिक्षा के लिए स्वयं के अनुभवों जितना ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए
आपको कोई ऐसा मार्गदर्शक खोजना चाहिए जो वैसा जीवन जी चुका हो जैसा आप चाहते हैं। हालांकि यह सच है कि अच्छा मार्गदर्शक आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन जब आपके पास एक विश्वस्त सलाहकार होता है तो सफलता की राह कहीं अधिक आसान हो जाती है। इसके विपरीत ये बात भी सच है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हर व्यक्ति अधिक बुद्धिमान नहीं बनता है। उन लोगों को पहचानना सीखें जिन्होंने अपने अच्छे बुरे अनुभवों से कुछ नहीं सीखा। कई लोगों के विवेक पर अहम का पर्दा पड़ जाता है और वे कभी खुद से आगे नहीं सोच पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों से बचना ही सबसे अच्छा उपाय है। जिन लोगों में सच्ची बुद्धिमत्ता होती है वे स्वाभाविक रूप से अपने समुदाय के लोगों को प्रतिदान देते हैं और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। केवल अस्तित्व में रहना ही काफ़ी नहीं होता। सफल होने के लिए आपको अपने अनुभवों के पीछे के क्यों को समझना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है। XYZ अंत है। क्या नेटवर्किंग का कोई अंत नहीं है? दोबारा वहाँ पहुँचें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अपने व्यावसायिक संबंधों को बनाने, विकसित करने और बनाए रखने के प्रयासों का सचमुच कोई अंत नहीं है। हालांकि लोगों के साथ संबंध बनाने और बढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन यदि आप इसे प्राथमिकता नहीं देते हैं तो आपका नेटवर्क कुम्हला जाएगा। अपनी विद्यमान व्यावसायिक मित्रताओं को पोषण देते रहें और जीवन में नए लोगों का स्वागत करने के प्रति खुले रहें। जिन लोगों ने नेटवर्किंग की ABC सीखी है वे जानते हैं कि यह कोई हसरत करने की चीज़ नहीं है। यह तो व्यक्तिगत संबंधों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने के बारे में है। तो इसे एंजॉय करें। इट्स रियली पार्टी टाइम। अपने ग्राहकों, संभावित ग्राहकों और कंपनी के मित्रों के लिए कोई पार्टी या समारोह आयोजित करें। यदि सही तरीके से किया जाए तो ये आपके व्यावसायिक विकास के सर्वश्रेष्ठ साधनों में से एक हो सकता है। दूसरी ओर गलत तरीके से करने पर इसमें समय और धन दोनों बर्बाद हो सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि इसे आसानी से किया जा सकता है और इसमें लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका यह अर्थ नहीं है कि ये सस्ता होगा। किसी भी अच्छे समारोह में आर्थिक खर्च हमेशा होता है। बहरहाल प्रतिभागियों की संख्या के आधार पर यह निवेश उससे ज़्यादा खर्चीला नहीं होगा जितना कि किसी व्यावसायिक प्रकाशन में सप्ताह भर विज्ञापन देना होता है। बुरी खबर यह है कि अधिकतर कंपनियां खर्च संबंधी बुरे निर्णय लेती है, जिस वजह से वे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देती है, लेकिन इसके बावजूद अपने सही अतिथियों को लाने में कामयाब नहीं हो पाती। यहाँ पर 5 सलाहें दी जा रही है जिनसे आपको अपने अगले ग्राहक समारोह को सफल बनाने में मदद मिलेगी। पहला है, अपने स्थानीय व्यावसायिक संपर्कों पर ध्यान केंद्रित करें। आपके राष्ट्रीय ग्राहकों की संख्या चाहे कितनी भी अधिक हो, बहुत कम लोग किसी पार्टी में शामिल होने के लिए यात्रा करेंगे जब तक कि आप साथ में किसी तरह की यूज़र मीटिंग या शैक्षणिक सेमिनार आयोजित ना करें। बाहरी शहरों के लोगों को निमंत्रण देना अच्छा शिष्टाचार है, लेकिन जब तक कि उनके पास उस इलाके में आने का कोई दूसरा कारण ना हो तब तक उनके आने की उम्मीद ना करें। जब आप यह अनुमान लगा रहे हों कि कितने अतिथि आएंगे तब इस बात को दिमाग में रखें। स्थल या सप्ताह का दिन चुनना। आप अपना समारोह कहाँ आयोजित करते हैं, इसका समारोह की सफलता से गहरा संबंध होता है। यदि खुशकिस्मती से आपके व्यावसायिक स्थल में काफ़ी जगह हो या अच्छा बाहरी दालान या मैदान हो तो आपके ऑफिस के समीप पार्टी आयोजित करें। इससे आपकी लागत कम रहेगी क्योंकि होटल्स और रेस्टोरेंट के मुकाबले कैटरर कहीं सस्ता पड़ता है, खासतौर पर शराब के लिए। किसी अच्छे और किफ़ायती कैटरर को खोजें। आपको अपने शहर की सबसे महंगी कैटरिंग कंपनी की ज़रूरत नहीं है। जब तक भोजन की गुणवत्ता अच्छी हो तब तक कोई गौर नहीं करेगा। खर्च में बचत के अलावा एक और फ़ायदा भी होता है। जब लोग आपके व्यावसायिक स्थल पर आते हैं तो आपको उनसे अधिक नज़दीकी संबंध जोड़ने में मदद मिलती है। ग्राहक और अन्य लोगों को
आपके ऑफिस तथा उपकरणों को देखना अच्छा लगता है। इससे आपके अपनी तकनीकी और अन्य प्रतिस्पर्धी लाभों की झांकी जमाने में भी मदद मिलती है। यदि आपके पास कोई ऑफिस नहीं है जो अधिक अतिथियों के लिहाज से आदर्श हो, तो कुछ घंटों के लिए किसी पूरे रेस्टोरेंट को किराए पर लेने की कोशिश करें। यदि आपकी पार्टी डिनर रश के समय से पहले ही ख़त्म होने वाली हो, तो कई रेस्टोरेंट वाले आपको खुशी खुशी अपनी कुछ या पूरी जगह किराए पर दे सकते हैं, बशर्ते आमंत्रित अतिथियों की संख्या पर्याप्त हो। सही रेस्टोरेंट कई मामलों में किसी होटल या कंट्री क्लब के बॉलरूम से बेहतर हो सकता है। म्यूज़ियम या अन्य अनूठे स्थलों की भी तलाश करें। आपकी अतिथि सूची ये एक ऐसा मामला है जहां कई प्रोफेशनल सेवा कंपनियां अपनी पार्टी शुरू होने से पहले ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेती हैं। वे अपनी सूची केवल ग्राहकों या अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों तक ही सीमित रखती है। नतीजा ये होता है कि उनकी संक्षिप्त सूची इतने लोगों को एकत्रित ही नहीं कर पाती कि एक अच्छी पार्टी हो सके। हालांकि आप शहर के हर व्यक्ति को तो आमंत्रित नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपको अपने प्रतिभागियों की आदर्श संख्या से 3-4 गुना अधिक लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। जिस भी ग्राहक कंपनी से आपका संपर्क हो, उसके प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करें। इसके अलावा दूसरी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स को आमंत्रित करें जो आपके ग्राहकों की सेवा करते हैं। यदि आपकी कंपनी कानूनी क्षेत्र में कार्यरत है, तो सुनिश्चित करें कि सभी स्थानीय अकाउंटिंग फर्म्स, परामर्शदाता कंपनियों, वेंचर कैपिटलिस्ट्स और बैंकर्स आदि के पार्टनर्स को आमंत्रित किया जाए। इन लोगों को आमतौर पर कंपनी के मित्र कहा जाता है, क्योंकि वे आपके ग्राहक या संभावित ग्राहक तो नहीं हैं, लेकिन वे आपके मित्र हैं। वे आपकी पार्टी में आने वाले कई अतिथियों के सम्मानित सलाहकार भी होंगे, और इन प्रोफेशनल के साथ संबंध बनाना आपकी खुद की सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। अपने अतिथियों को आकर्षित करने के लिए सिर्फ अपने आमंत्रण पर ही भरोसा ना करें। यह आपकी कंपनी के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपने संपर्कों को फ़ोन करके फॉलोअप करें और उन्हें पार्टी में व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करें। यह उनके साथ जुड़ने का बेहतरीन अवसर है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि उस व्यक्ति को आमंत्रण मिल चुका है। इसके अतिरिक्त यदि वे व्यक्तिगत रूप से आपको बताते हैं कि वे आएंगे, तो उनके सचमुच आने की कहीं अधिक संभावना होती है। भाषण और अन्य औपचारिक बातें जहाँ तक संभव हो उनसे बचें। जब तक कि कार्यक्रम भव्य शुभारंभ या कंपनी की वर्षगांठ का ही ना हो, तब तक अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को खड़े होकर लंबे भाषण देने की अनुमति ना दें। प्राय इन भाषणों पर कोई ध्यान नहीं देता है और घुलते मिलते समय अतिथि वक्ता से अधिक ऊंचे स्वर में बातचीत करने लगते हैं। ये वक्ता और श्रोताओं दोनों के लिए कष्टकारी होता है। यदि आप हर एक को पूरी तरह खामोश रखने में सफल हो जाएं, तो भी इस प्रक्रिया में आप होने वाली नेटवर्किंग की गति को नष्ट कर देते हैं। भाषण समाप्त होने के बाद कई अतिथि पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। यदि भाषण या प्रस्तुति बेहद ज़रूरी हो, तो सुनिश्चित करें कि ये संक्षिप्त हो, कम टाइम की हो। ये अपनी कंपनी के हर व्यक्ति को स्पॉटलाइट में लाने या कोई लंबा वीडियो दिखाने का समय नहीं है, जो दरअसल आपकी कंपनी का विज्ञापन हो। पार्टी को पार्टी ही बने रहने दें। अपने अतिथियों को मज़े करने दें। जब वे दूसरे अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ घुलते मिलते हैं और मूल्यवान व्यावसायिक संपर्क बनाते हैं, तो जीत दरअसल आपकी होती है। नेम टैग्स। व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए हमेशा नेम टैग्स का इस्तेमाल करें। कुछ एग्जीक्यूटिव्स नेम टैग्स को पसंद नहीं करते और उनके इस्तेमाल को हतोत्साहित करते हैं, लेकिन नेटवर्किंग के लिहाज से नेम टैग्स एक महत्वपूर्ण साधन है। देखिए, हो सकता है कि आप सारे अतिथियों को जानते हों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वे भी एक दूसरे को जानते हों।
दरवाजे पर किसी तरह की चूक से बचने के लिए नेम टैग्स वाले ही प्रिंट करा लें। ये सुनिश्चित करें कि नेम टैग पर उनका पूरा नाम और कंपनी का नाम हो। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि फ़ॉन्ट यथासंभव बड़ा हो। आप यह चाहते हैं कि लोग थोड़ी दूर से ही हर व्यक्ति का नाम और कंपनी का नाम पढ़ लें। और हाँ, अचानक आने वाले अतिथियों के लिए बहुत से कोरे नेम टैग्स और मार्कर पेन रखना ना भूलें। हर एक को प्रेरित कर दें। पिछले कुछ वर्षों में ये साबित हो चुका है कि वायरल मार्केटिंग कितनी अधिक सफल होती है, लेकिन वायरल मार्केटिंग, मौखिक विज्ञापन और नेटवर्किंग अपने आप नहीं हो जाती। आपकी कंपनी के हर व्यक्ति को प्रोएक्टिव बनकर सक्रिय पहल करनी होगी और ग्राहकों, संभावित ग्राहकों और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों तक पहुंचना होगा। बहरहाल, बहुत बार व्यवसायी सोचते हैं कि यह काम दूसरे कर देंगे। एग्जीक्यूटिव सोचते हैं कि कंपनी को आगे बढ़ाने का काम केवल सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। सेल्स पीपल उम्मीद करते हैं कि मार्केटिंग के लोग जादू से फ़ोन की घंटी बजा देंगे, जबकि मार्केटिंग प्रोफेशनल्स प्रबंधन या सेल्स टीम से दिशा की उम्मीद करते हैं। यह दूसरे पर जिम्मेदारी डालने और अंगुलियां दिखाने का अंतहीन चक्र होता है। अगर हर व्यक्ति सभी को प्रेरित करने लगे तो अधिकतर कंपनियों को बेहतर परिणाम मिलने लगेंगे। जिस तरह फ्लू या कोई अन्य वायरस मानव संपर्क से ही फैलता है, उसी तरह आपकी कंपनी को लोकप्रिय बनाने के लिए ये आवश्यक होता है कि आप लोगों से संपर्क बनाएं। आपकी टीम को व्यावसायिक समुदाय के सतत संपर्क में रहने की ज़रूरत होती है। यदि कोई संपर्क ही नहीं होगा तो वायरल मार्केटिंग नहीं होगी और लोग प्रभावित नहीं होंगे। यही आपके ग्राहकों और संभावित ग्राहकों के बारे में सच है। यदि आप उन्हें अपना संदेश लगातार नहीं देते हैं तो वे आपकी कंपनी के साथ व्यवसाय करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। चाहे जो हो, इसे कर दें। चाहे हमें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के विभिन्न पहलुओं में कितना ही आनंद क्यों न आता हो, कई दिन ऐसे भी होते हैं जब हम बिस्तर नहीं छोड़ना चाहते। आप वह भावना जानते हैं जब आप 5वीं बार अलार्म घड़ी का स्नूज बटन दबाते हैं। शॉवर लेने और कार चलाकर काम पर जाने का विचार दांत में रूट कैनाल कराने जितना दर्दनाक लगता है। और आखिरी चीज़ जो आप करना चाहते हैं वह है अपने सहकर्मियों, ग्राहकों, संभावित ग्राहकों या किसी अन्य इंसान के साथ चहकते हुए बातचीत करना। हम सभी के जीवन में ऐसे दिन होते हैं। हालांकि टालमटोल करने से हम अल्पकाल में तो बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन इस वजह से हम उस दिन कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे जिससे आने वाले कल में हमें ज़्यादा बुरा महसूस होगा। खास तौर पर सच है यदि व्यावसायिक विकास आपके काम के हिस्से में शामिल हो। जब आप शिखर पर महसूस न कर रहे हों तो अपने काम के इन अधिक बाहरी पहलुओं को प्राथमिकता के निचले स्तर पर धकेलना आसान होता है। आप इसे अक्सर अकाउंटेंट्स, वकीलों और अन्य पेशेवर सेवा कंपनियों के मामले में देख सकते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें नेटवर्किंग करना चाहिए और भावी व्यवसाय की तलाश करनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने का उनका मन नहीं होता। इसलिए वे वर्तमान ग्राहक कार्य की चादर के पीछे छिप जाते हैं और बार बार स्नूज बटन दबाते रहते हैं। लेकिन अगर हम आने वाले कल के व्यवसाय को आज ही नहीं शुरू करेंगे तो हो सकता है कि कल हमारे पास करने के लिए कोई काम ही न रहे। इसलिए चाहे जो हो, इसे कर दें। फ़ोन उठाएं और लंच मीटिंग तय करें या ग्राहक को कॉफ़ी मीटिंग पर ले जाएं। इस प्रकार के कार्य आपको परिणामों की ओर ले जाएंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको यह ऑडियो बुक बहुत पसंद आई होगी और आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीख करके अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और अपना एक प्रभावशाली नेटवर्क बना सकते हैं। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और हमें सपोर्ट करते रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जहाँ तक हो सके दूसरों के काम आते रहिए।